Hello students, in this audio video we will move ahead. We have already discussed economic reforms, factors responsible for economic reforms, means new economic policy क्या था और क्या क्या ज़रूरत पड़ी कि भारत सरकार को 1947 के बाद 1991 में रिफॉर्म्स या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी, ये हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। New economic policy, it refers to economic reforms introduced since 1991 to improve the productivity and profitability of economy and to make it globally competitive। मतलब 1991 से सतत लगातार आर्थिक सुधारों का दौर एक चल रहा है, जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, और दुनिया में जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, उसमें हम एफिशिएंट बिजनेस हाउसेस और अपना इकोनॉमिक वर्ल्ड खड़ा कर सके। हमारे यहाँ भी ऐसे प्रोड्यूसर्स हो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के गुड्स प्रोड्यूस करे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, और वो ग्लोबली स्टैब्लिश हों। तो मेजर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है स्थिरता लाना। These are short-term measures introduced by government to control rise in price, adverse balance of payment and fall in foreign exchange reserve। मतलब इकोनॉमी में जैसे तैसे स्थिरता कैसे लाया जाए, इसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स गवर्नमेंट लेती है, जैसे जिससे कि प्राइस राइज पे कंट्रोल हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो दूसरे देश के फेवर में है वो हमारे फेवर में हो, या नहीं तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा कम हो, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे ठीक हो हमारे पास। इन सब के लिए जो जो मेजर्स लेते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन मेजर्स। अब है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। दीज आर लॉन्ग रन पॉलिसीज। ये ऐसे सुधार होते हैं जिनका असर, ऐसी नीतियां हैं जो कि लंबे समय तक होगा। एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की कार्यक्षमता बढ़ाना है, एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द rigidity in various segment of the Indian economy। मतलब ये सब ऐसे लॉन्ग रन पॉलिसी है एम्ड एट इम्प्रूविंग, जिससे कि इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़े और इंटरनेशनल जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें भी अपने कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाओ, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को बढ़ाओ, प्रोडक्ट की वैरायटी को बढ़ाओ, प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ाओ, इंडस्ट्रीज़ के वैरायटी को बढ़ाओ, इंडस्ट्रीज़ के रेंजेस को बढ़ाओ, तो लोकल से ग्लोबल हम अच्छी तरह से खड़े हो पाए, ऐसी स्थिति में आ जाए। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था उसके मेन 3 चीज़ थे। LPG, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन मीन्स प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण मीन्स प्राइवेट ओनरशिप, एंड ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण मीन्स हमारे बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं रह जाए, वो धीरे धीरे 2, 4, 10, 20, 25 देशों में उनके ब्रांचेज हो, उनके फैक्ट्रीज हो, एक्सेट्रा। तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस लाइक परमिट्स, लाइसेंसेस, प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज, कोटाज, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स इट मे डिफाइंड एज लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट regulation in a country to allow for private sector companies to operate business transactions with fewer restrictions। मतलब liberalizations means removing, दूर करना, all unnecessary, अनावश्यक कंट्रोल, नियंत्रण, and restrictions, बाधाएं, like जैसे कि परमिट, लाइसेंस सिस्टम, टैक्सेस बढ़ा करके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकना, या कोटा सिस्टम फिट करके प्राइवेट ओनरशिप को नए नए बिजनेस ओपन करने से रोकना, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना या कम करना। इन अदर वर्ड्स इट मे डिफाइंड एज लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। धीरे धीरे सरकार का नियंत्रण, लूजनिंग, ढीला पड़ता जाएगा इन अ कंट्री टू अलाउ फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज या बिजनेस हाउसेस to operate business transactions with fewer restrictions। प्राइवेट बिजनेस हाउसेस, चाहे वो इंडियन हो या ग्लोबल बिजनेस हो, विदेशी बिजनेस हो, वो गवर्नमेंट के कम से कम इंटरफेरेंस से स्मूथली अपने बिजनेस को रन कर पाए। बट इट डज नॉट मीन कि वो लॉ ऑफ द कंट्री को वायलेट करे, लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी को वायलेट करे।
लेबर लॉज को वायलेट करे। ऐसा नहीं है, लेबर लॉज जितने भी गवर्नमेंट के लॉ रहेंगे, कानून रहेंगे, उसका वो फॉलोअप करे, बट वो रेट टैपिज्म का शिकार नहीं हो, वो लाइसेंसिंग पॉलिसी के डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी का शिकार नहीं हो, और वन विंडो सॉल्यूशन, वन विंडो सिस्टम से सॉल्यूशन, मतलब एक बिजनेस हाउस को एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए या उसके ब्रांचेज ओपन करने के लिए या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उस सब एक जगह सिंगल विंडो प्लान, एक ही जगह से सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट हो या उसका सॉल्यूशन हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन, क्या उद्देश्य है? टू डिक्रीज डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, विदेशी कर्जा पे जो हम निर्भर कर रहे हैं वो कम हो जाए। टू एक्सपेंड साइज ऑफ द मार्केट, इंडियन मार्केट, एक तो लोकल बिजनेसेस का भी मार्केट लोकल से रीजनल और नेशनल हो, और इंडियन बिजनेस हाउसेस का मार्केट ग्लोबल हो। टू इंक्रीज कंपटीशन अमॉन्ग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हाँ, और देश के बिजनेस हाउसेस में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता लाना, कि वो विदेश दुनिया भर के बिजनेस हाउसेस के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रोडक्ट के वैरायटी, लुक एक्सेट्रा के स्टैंडर्ड में अपने आप को ला सके। टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और अपने देश से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और इम्पोर्ट भी जरूरत पड़े तो बाहर से करे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन में क्या क्या सुधार हुए? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में पहला सुधार हुआ अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, मतलब परमिट राज खत्म कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन में होता है सिकुड़ना, पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे हाथ पीछे खींचेगी, वो कम होती जाएगी। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, और देश में कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने के लिए अगर बाहर से हेवी मशीन्स मीन्स कैपिटल गुड्स का अगर इंपोर्ट करना है तो उसको आज़ादी देना कि हाँ जो भी कोई इंपोर्ट कर सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्या हुआ? रिड्यूसिंग वेरियस रेशियोज, SLR, CRR, ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR, ये सब रिजर्व बैंक के द्वारा काफ़ी कम कर दिया गया, जिससे कि ज़्यादा पैसा बैंकों के पास रहे। चेंज इन रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, और RBI जो सिर्फ रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है, कान पकड़ता है, ऐसा नहीं है, वो फैसिलिटेटर का काम करे, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे। और तीसरा डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, बैंक के द्वारा बैंक से हम लोग जो लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट रेट हो उसको एक तरह से डीरेगुलेट करना, मतलब सरकार के नियंत्रण से बाहर करना, मार्केट में कॉम्पिटिशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो। तीसरा फिस्कल रिफॉर्म्स, मतलब कि टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स सिस्टम ऐसे बनाया जाए कि अननेसेसरी बिजनेस हाउस को ऐसा नहीं लगे कि वो परेशान है, बर्डन में है, और इनिशियल टैक्स एग्जेम्पशन सभी कुछ क्षेत्र में देना चाहिए, सब हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विदेशों से रुपया, फॉरेन करेंसी का स्टॉक हमारे पास कैसे बेटर हो, इसके लिए नियम सब बनाए गए। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मूल्यांकन कम कर दिया गया, मतलब रुपी का वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी डॉलर की तुलना में कम कर दी गई। इसका एडवांटेज ये होगा कि फॉरेनर लोग अगर इंडिया में पैसा लेके आते, अपने फॉरेन करेंसी लेके आते, तो बदले में उनको इंडियन रुपी ज़्यादा मिलेगा। पांचवा सुधार था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, मतलब व्यापार और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए सुधार किए गए, कि कोई भी बिजनेस हाउस इंडियन या बाहर से भी हमारे देश में किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट प्लान में आ सकते हैं। अगला है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है धीरे धीरे कोई भी इकोनॉमिक हाउस का, इकोनॉमिक यूनिट का, बिजनेस यूनिट का ओनरशिप इंडिविजुअल के द्वारा, वो इंडिविजुअल एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो गवर्नमेंट सेक्टर का ओनरशिप नहीं है, पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या? पहला काम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे छोटा करो, कम क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर रहेगी। अबॉलिश द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, हाँ, और ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेज में गवर्नमेंट का ओनरशिप जरूरी है, मस्ट है, इस सिस्टम को भी हटाया जाए। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, मतलब बड़े बड़े बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस को धीरे धीरे प्राइवेट ओनरशिप में सेल कर देना। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्या उद्देश्य क्या था? रेजिंग फंड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच देगी तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू का अर्निंग होगा, जिस किसी को बेचे उससे। इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का आर्थिक स्थिति अच्छा हो,
ये मकसद था प्राइवेटाइजेशन के पीछे। ब्रिंगिंग हेल्दी कंपटीशन विद इन एन इकोनॉमी, और अपने इकोनॉमी में कंपटीशंस हो, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो उनमें आपस में कंपटीशंस होगा, तो एक देश के अंदर भी कंपटीशन होगा और बाहर वाले से तो कंपटीशन होगा ही होगा। मेकिंग वे फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियन इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते, फॉरेनर्स भी अगर चाहे तो इंडिया में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन may be defined as a process associated with increasing openness, growing economic interdependence and deepening economic integration in the world economy। मतलब धीरे धीरे भारत के दरवाजे जो पहले थोड़ा बहुत क्लोज इकोनॉमी जैसे थे, डिफेंसिव मोड में थे, उसको उस डिफेंसिव मोड से हटाना, क्लोज इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी करना, और सेल्फ डिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की ओर जाना। और इसलिए दुनिया के दूसरे देशों के व्यवसाय को अपने देश में आने देंगे और हमारे व्यवसायी भी दूसरे देश में जाकर बिजनेस करेंगे। तो ये हो गया वैश्वीकरण। इसके पीछे का मकसद क्या था? पॉलिसी इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोग भारत में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका मात्रा क्वांटिटी बढ़ा दिया गया। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, मतलब कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि प्राइवेट बिजनेस हाउसेस को, गवर्नमेंट बिजनेस हाउसेस को धीरे धीरे प्राइवेट में कन्वर्ट करना, गवर्नमेंट अपना ओनरशिप धीरे धीरे हटा लेगी, या फॉरेन ओनरशिप देसी इंडियन कंपनीज में धीरे धीरे, पहले जैसे कि 10% का ओनर बन सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो 25% का हो सकते हैं, फिर बाद में 100% का भी हो सकता है। ऐसे धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी और किसी भी दूसरे देश के साथ व्यापार नीति ऐसा बनाना जो लंबे समय तक काम करे, कि हम कभी भी कितना भी कुछ दुनिया में हो जाए लेकिन हम एक दूसरे को गिव एंड टेक एक्सचेंज करते रहेंगे, जरूरत की चीज़ें खरीदते बेचते रहेंगे। रिडक्शन इन टैरिफ, और इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उससे रिलेटेड जो टैरिफ होते हैं, टैक्स रेट्स होते हैं या कुछ कोटा सिस्टम होते हैं, उस सबको कम करना। एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, इंक्रीज इन फॉरेन, क्या हुआ? एलपीजी पॉलिसीज़ के लागू होने से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, भारत में विदेशी मुद्रा कोष बढ़ा। अ चेक इन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हुआ। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आमदनी बढ़ी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, देश का एक्सपोर्ट बढ़ा, निर्यात बढ़ा। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब ग्राहक राजा हो गया, कंज्यूमर बिकम्स किंग। नेगेटिव इम्पैक्ट, इसके कुछ नकारात्मक असर भी है। क्या? निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का महत्व कम होता गया। जॉबलेस ग्रोथ, नौकरी नहीं क्रिएट हो रही लेकिन देश में जीडीपी बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज, देश में आर्थिक असमानता बढ़ गई। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और ये जो गवर्नमेंट बिजनेस हाउसेस धीरे धीरे बिकने लगे उसका एक नेगेटिव असर पड़ा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट लूज करेगी, लोगों को नौकरी खाएगी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, और उपभोक्तावाद का एक दौर आ गया। तो इस तरह से, और एक है कल्चरल एरोजन, ये कैसे हुआ? सांस्कृतिक ह्रास, विदेशी कंपनी, विदेशी विज्ञापन, विदेशी प्रोडक्ट सब लाए हमारे देश में, तो उसके कारण क्या हुआ? भारत का सांस्कृतिक एक तरह से पतन हो गया। एनकरेजेस इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, हाँ, और हो सकता है कि कोई किसी विशेष देश का पैसा अगर हमारे देश में ज़्यादा लग गया तो एक तरह से वो इकोनॉमिक कॉलोनियल, वो हमको जो कहेंगे वो बात हमको मानना पड़ेगा, एक तरह से हम उसके अंडर में हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम आज समझे, इसको आप पढ़िए, समझिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू।